मोशन, ठीक है। और इसमें हम PYQ की सीरीज ले रहे हैं, और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हैं बहुत इजी हैं, है ना। कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगेन मैं बोलूँगा 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। आइए, तो ये 1 kg का मास है जो सस्पेंडेड है, ठीक है, सीलिंग से, ठीक है। और इसकी लेंथ है 4 मीटर, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया आपने मिड पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया ताकि ये रोप 45 डिग्री का एंगल बना सकें। वर्टिकल एक्सिस, मैग्नीट्यूड ऑफ द एफ इज, तो अब यहाँ तो कंपोनेंट को हमको करना ही है ना। एफ इक्वल टू अपन लिख सकते हैं, आपको ऑलरेडी दे रखा है T1, ओके, एफ इक्वल टू जाएगा T1 साइन 45 डिग्री। मेरे ख्याल इसमें कोई दिक्कत नहीं, कंपोनेंट कर दिया इसका, ठीक है। और नीचे जो मास लटका हुआ है, ठीक है, नीचे जो मास लटका हुआ है वो लटका हुआ है 1 kg का मास, यहाँ पर जो है ना 1 kg का मास लटका हुआ है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि T2 इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम ये भी बोल सकते हैं कि T1 cos 45, T1 cos 45 इक्वल टू T2, और T1 cos 45 इक्वल टू T2, T2 कितना है 10 न्यूटन है। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई F इक्वल टू T1 साइन 45 डिग्री, और एक इक्वेशन आ गई 10 इक्वल टू T1 cos 45। तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड वाली जो दोनों चीज़ें सेम है, T1 साइन 45 cos 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 10 न्यूटन। तो ये एक आसान सवाल है, और ऐसे सवाल तो किसी भी हालत में गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट लेते हैं। तो ये हमारे पास एक लाइट अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है पासिंग ओवर ए स्मूथ लाइट पुली, है ना। तो ये पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग पास हो रही है, दो ब्लॉक्स हैं, एक M1 का ब्लॉक है और एक M2 का ब्लॉक है। हमें मालूम नहीं है कौन सा भारी है कौन सा हल्का है। M1 M2 दो ब्लॉक्स दे रखे हैं, एक्सेलरेशन दे रखा है, लेट्स से कि M2 भारी है, अज्यूम कर लेते हैं कि M2 भारी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, M2 इज ग्रेटर देन M1, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जो होगा डाउनवर्ड होगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी G/8, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी G/8। हमसे पूछा इन दोनों का रेशियोज क्या होगा, तो हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है नेट ड्राइविंग फोर्स। इधर का ड्राइविंग फोर्स है M2G, इधर का ड्राइविंग फोर्स है M1G, तो नेट ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा M2G माइनस M1G, ठीक है, क्योंकि M2 हमने माना है कि भारी है, तो M2G माइनस M1G, और नीचे जाएगा M1 प्लस M2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप G की वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू रखेंगे G/8 इक्वल टू M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2। इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा M1 प्लस M2 इक्वल टू 8 M2 माइनस 8 M1, और इसको उधर ले जाएंगे तो M1 और 8 M1 ये हो जाएगा 9 M1, और ये हो जाएगा 7 M2। तो 7:9 का कोई रेशो देख लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसने ये नहीं बता रखा कौन भारी है कौन हल्का है, तो 9:7 होगा, तो 7:9 कभी नहीं होगा क्वेश्चन में, ठीक है, इस बात को मान के चलिए। तो ये एक बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवाल गलती नहीं होने चाहिए, तब भी इसको आप देख सकते हैं सिर्फ 65% लोगों ने ही सही किया है। आइए एक और सवाल देखते हैं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, और यहाँ से हम थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। A given object takes n times the time to slide down a 45-degree rough inclined plane as it takes the time to slide down an identical perfectly smooth 45-degree inclined plane. The coefficient of kinetic friction between the object and surface of the inclined plane is. तो एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या बोल रहा है, कि दो केसेस दिए हुए हैं, एक तो इंक्लाइन प्लेन का ये केस दिया हुआ है, एक इंक्लाइन प्लेन का ये केस दिया हुआ है। दोनों में जो दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है, दोनों में 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, पहले वाले केस में रफ बोल रखा है, ये बोल रखा है रफ, यानी कि यहाँ पर म्यू होगा। यहाँ बोल रखा है स्मूथ, यानी कि यहाँ पर म्यू नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा। अब ये बोल रहा है कि इसमें इट टेक्स द टाइम टू इंक्लाइन, इट टेक्स टाइम टू स्लाइड डाउन, ठीक है, n टाइम्स, मतलब अगर इसमें n टाइम लगता है रफ में, ठीक है, रफ में ज्यादा टाइम लगेगा ऑब्वियसली। मान लीजिए अगर इसमें t टाइम लगता है तो इसमें लगता है nt टाइम। अगर इसमें t टाइम लगता है, यानी कि स्मूथ में अगर t टाइम लगता है तो रफ में लगेगा nt टाइम। अब हमसे पूछा है कि भाई आपको ये सब बता दिया, अब बताओ कि इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, यानी कि आपको म्यू की वैल्यू बता रही है, क्या बता रही है, म्यू की वैल्यू बता रही है। अच्छा, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो चलो एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया m मास का, यहाँ पर भी एक m मास का ऑब्जेक्ट ले लिया। अगर m मास का ऑब्जेक्ट रफ सरफेस पे जा रहा है, अच्छा पहले तो स्मूथ सरफेस की बात करें, स्मूथ सरफेस में जो
आपको मालूम एक्सेलरेशन लगता है, वो लगता है ए इक्वल टू जी टेन थीटा। ये पता होना चाहिए कि ए इक्वल टू जी टेन थीटा लगता है, ठीक है, ये हमने बहुत बार करा हुआ है। जी साइन थीटा लगता है, ए इक्वल टू जी साइन थीटा लगता है, ठीक है। कैसे लगता है? ये एम जी साइन थीटा नीचे लगता है, एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होता है, और उसको मैं एम से डिवाइड कर दूंगा तो ए इक्वल टू जी साइन थीटा आ जाता है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट टू एच अपॉन जी। टाइम इक्वल टू होता है टू एच अपॉन जी। अगर मैंने इसकी हाइट एच मानी तो टू एच अपॉन जी, तो ये हो जाएगा टू एच अपॉन जी साइन थीटा, टू एच अपॉन जी साइन, यानी इसमें जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा टी इक्वल टू अंडर रूट टू एच अपॉन जी साइन थीटा लगेगा। अच्छा, इसका टाइम देखें तो हमें इसका नेट एक्सेलरेशन मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर तो नीचे जो लग रहा होगा वो तो एम जी साइन थीटा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक फ्रिक्शन भी ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू एन, और एन हमें मालूम है कि एम जी कॉस थीटा होता है। ये बहुत बार पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं भी पढ़ा है आपने तो ये हमारा एम जी है, और ये एम जी कॉस थीटा हो जाता है, ये नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, ये एम जी हो जाता है, ये एम जी कॉस थीटा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है म्यू एम जी कॉस थीटा है, यानी कि नेट फोर्स जो लग रहा होगा, नेट ड्राइविंग फोर्स जो लग रहा होगा, नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, ये नेट फोर्स लग रहा होगा। और नेट एक्सेलरेशन की बात करूंगा, अगर नेट एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो लग जाएगा एम कट जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और भी बात करूंगा तो जी बाहर ले सकता हूं, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ये मेरा नेट एक्सेलरेशन लगा। तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो जी साइन थीटा लग रहा होगा, इसका जो नेट एक्सेलरेशन लग रहा होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू। तो ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन कम लग रहा है, बिकॉज फ्रिक्शन ऊपर की तरफ रोकने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, तो इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब हम इसको एक बार एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक तरफ तो आया था ए इक्वल टू जी साइन थीटा, उससे हमने टाइम निकाल लिया था टू एच अपॉन जी साइन थीटा। अच्छा सवाल है इसलिए पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पर मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन मान लिया a2, और इसका एक्सेलरेशन ले लिया जी साइन थीटा माइनस म्यू, जी तो बाहर आ गया था, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो इसका जो टाइम होगा, इसका जो टाइम होगा लेट्स से कि ये t1 टाइम था, और t2 टाइम जो हो जाएगा टू एच अपॉन जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा t1 टाइम हो गया और ये t2 टाइम हो गया। कौन सा टाइम ज्यादा लग रहा है? ये वाला टाइम ज्यादा लग रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ t2 इक्वल टू एन टी वन, t2 इक्वल टू एन टी वन। तो t2 इक्वल टू एन टी वन पुट कर दीजिए, टू एच जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा एन टी वन टू एच अपॉन जी साइन थीटा। अच्छा सवाल है, टाइम लग सकता है, ठीक है। आप 2h से ये 2h कट जाएगा, g से ये g कट जाएगा, और अगर मैं इसको ओपन कर देता हूं तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं ऊपर का जो स्पेस है उसको फ्री कर रहा हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन सारी की सारी यहीं पर हो जाए, मुझे कहीं और नहीं जाना पड़े। अच्छा, आइए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस एन स्क्वायर म्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो एन स्क्वायर म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा को मैंने कॉमन ले लिया तो बच जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। और मुझे तो म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो मैं म्यू इक्वल टू लिख सकता हूँ टेन थीटा, ये साइन कॉस थीटा नीचे गया तो टेन थीटा, और ये भी नीचे गया तो वन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। थीटा की वैल्यू वन है, थीटा की वैल्यू कितनी है? वन है, 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी? 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री वन हो जाएगी, तो म्यू इक्वल टू जाएगा वन अपॉन वन माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, वन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। ये मेरा म्यू का वैल्यू आ गया। तो अपन कर सकते हैं, अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। और इस तरह के सवाल थोड़े से उलझा भी सकते हैं, बट अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हैं। A body of weight 200, अब ये तो बहुत ही सीटर सवाल है, 200 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ ट्री ब्रांच थ्रू ए चेन ऑफ मास 10 kg। तो ये आपकी कोई ट्री की
चेन ब्रांच है उससे आपने एक किसको लटकाया आपने 200 न्यूटन, तो इसका जो W दे रखा है वो दे रखा है 200 न्यूटन, ठीक है। और मास भी दे रखा है, रस्सी का भी कुछ मास है, रस्सी का मास दे रखा है 10 kg, ये रस्सी का मास दे रखा है 10 kg। द ब्रांच पुल्स द चेन, ठीक है। तो ब्रांच इस चेन को कितना पुल करेगी, चेन को उतना ही पुल करेगी जितना इसमें टेंशन होगा, और इसमें जो टेंशन होगा वो 200 + 100 होगा। 200 तो इसका वेट है और चेन का जो वेट है वो 100 kg है। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है, 300 न्यूटन, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल है, मेरे ख्याल इसमें तो कोई गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आइए अगला सवाल लेते हैं अपन। अच्छा, पिछले वाले सवाल को अपन ने देखा कि कितने लोगों ने सही किया, आप इसको देख सकते हैं 73% लोगों ने सही किया, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल सवाल था, ये सवाल तो गलत होना ही नहीं चाहिए था। ओके, ये वापस एक अच्छा सवाल आ गया हमें, टर्निंग के ऊपर सवाल आ गया। आइए सवाल को पढ़ते हैं। एक कार है 800 kg की, तो मास दे रखा है 800 kg, रेडियस दे रखी 300 मीटर, रेडियस दे रखी 300 मीटर, ओके। और एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा दे रखा है 30 डिग्री, थीटा दे रखा है 30 डिग्री। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.2, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.2। द मैक्सिमम स्पीड विच द कार कैन नेगोशिएट द टर्न सेफली। अब देखिए, अगर मैक्सिमम स्पीड का आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप कर पाएंगे, ठीक है। वी मैक्सिमम स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √RG tan थीटा प्लस म्यू अपॉन tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है। ये कैसे आया, ये बेसिक थोड़ा सा 1-2 लाइन का डेरिवेशन है, अगर टाइम मिलता है तो मैं वो भी समझा दूंगा। तो ये मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये इसमें tan थीटा की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं, म्यू की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं, रेडियस अपन को पता है, जी अपन को पता है, और ये सब करने के बाद अपन आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हम इसकी वैल्यू पुट करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि एक और, मान लीजिए अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो म्यू जीरो हो जाता, म्यू जीरो हो जाता, तो उस केस में जो वी मैक्सिमम होता वो होता √RG tan थीटा, होता ही नहीं होता, होता ना। तो चलो अपन RG tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। RG कितना है, R कितना है 300 इंटू जी, tan थीटा कितना है, tan थीटा कितना है 30 यानी कि 1/√3, 1/√3। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3000 है ना, ये 3000 हो गया, 3000 है ना, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ 1000 इंटू √3 यानी कि 1732, और इसका अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो 41 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आएगा 41 से थोड़ा थोड़ा ज्यादा आएगा। अब देखिए, जब बिना फ्रिक्शन की 41 मीटर पर सेकंड की मैक्सिमम स्पीड आ रही, तो फ्रिक्शन से तो उसकी स्पीड ज्यादा ही आएगी। 264 तो बहुत ही ज्यादा होगी, 102 तो बहुत ज्यादा ही होगी, ठीक है। ये दोनों क्लॉज ऑप्शन है 51.4 एंड 71.4। तो मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इतना बड़ा फॉर्मूला याद भी नहीं रहे तो आपको ये तो मालूम है कि बिना फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो V = √RG tan थीटा होती है। ये तो आपको पता होगा ना, V = √RG tan थीटा होती है। तो ये अगर आपको पता है तो आप इससे भी अप्रॉक्सीमेटली स्पीड निकालते हैं, 41-42 के आसपास आ रही है। और उसके वजह से दो ही आंसर्स हैं, फ्रिक्शन की वजह से जो आपकी होती है मैक्सिमम स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम ये हमारे पास है, दो ऑप्शन है, ज्यादा क्लोज ऑप्शन ये है और हम इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये एक जुगाड़, ये जो तरीका बता रहा हूँ आपको जुगाड़, अदरवाइज आप जो प्रॉपर फॉर्मूला होगा वो तो ये होगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बैंकिंग की बात करते हैं तो ये मेरा पॉइंट है, ये मेरी कार है जिसको मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखा रखा है, और मैं कैसे निकालता हूँ फोर्स, ठीक है। देखिए, अगर मैक्सिमम स्पीड चलानी तो बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि जो फ्रिक्शन लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। तो सबसे पहले तो ये मेरा mg यहाँ पर लग रहा है और mg cos थीटा यहाँ पर लगेगा, ठीक है। नॉर्मल मेरा यहाँ लगेगा, ये थीटा है, और ये लगेगा मेरा n cos थीटा, ठीक है। ये लगेगा मेरा n cos थीटा, ठीक है। अब देखिए, जो अगर ये n cos थीटा लगेगा तो मेरा जो n का ये वाला कंपोनेंट होगा जो सेंटीमीटर फोर्स देगा वो n sin थीटा इधर देगा। अब देखिए, यहाँ पर इसके अलोंग फ्रिक्शन लग रहा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यानी कि इस फ्रिक्शन का भी एक कंपोनेंट होगा जो जुड़ जाएगा, इसमें हो जाएगा f cos थीटा, होगा नहीं होगा। और f cos थीटा ऊपर जाएगा तो mg में ही f sin थीटा नीचे जुड़ जाएगा। तो अगर मुझे इस इक्वेशन को लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, n cos थीटा इन दोनों को बैलेंस करेगा, तो n cos थीटा
बैलेंस करेगा mg प्लस f cos थीटा को, ये तो n cos थीटा बैलेंस करेगा, और ये दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे, यानी कि f cos थीटा प्लस n sin थीटा, ये दोनों मिलके मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे। और इस इक्वेशन से अपन जो फॉर्मूला निकालेंगे v की जो मैक्सिमम स्पीड निकालेंगे, वो जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा v मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, वो हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन डू इट। ये हमारा मैक्सिमम स्पीड का, मिनिमम स्पीड के केस में क्या होगा, ये नीचे की तरफ आना चाहेगा और फ्रिक्शन उसको ऊपर की तरफ ले जाएगा, यानी फ्रिक्शन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, इतना सा डिफरेंस होगा। तो ये बैंकिंग का थोड़ा सा मैंने आपको एक ओवरव्यू भी दिया है। फिर भी इस तरह के सवाल आए तो जो छोटी सी जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप वो बता दीजिए वी मैक्सिमम को आप अंडर रूट आर सी टेन थीटा से निकाल लीजिए, छोड़ दीजिए फ्रिक्शन। आप देख लो इसका अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर 41 आ रहा है, 264 बहुत दूर चला गया, 1024 बहुत चला गया। ये दो ऑप्शन थे आपके एलिमिनेट ही हो गए, और उसका जो क्लोजेस्ट ऑप्शन आपको देखना है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से आपकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है। तो अगर आप 41 42 वैसे ही ला रहे हैं बिना फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन आपकी स्पीड को, मैक्सिमम स्पीड को बढ़ा देगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। ठीक है, आइए अगला सवाल करते हैं। ओके, ये सवाल हम एक नॉर्मल तरीके से करेंगे और बिल्कुल बाय ऑब्जर्वेशन भी सवाल करेंगे। एक लाइट स्ट्रिंग है पासिंग ओवर ए स्मूथ लाइट पुली कनेक्ट्स द टू बॉडी ऑफ मासेस। तो एक लाइट स्ट्रिंग है, अच्छा लाइट पुली है, इससे दो मासेस लटके हुए हैं। ठीक है, ये m2 मास है और ये लेट्स से कि ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये m1 मास है। m2 का जो मास है वो m1 से जा रहा है, बिल्कुल ज़्यादा है। ठीक है, और इफ द एक्सेलरेशन सिस्टम इज g बाई रूट टू, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जो होगा वो दे रखा है हमें g बाई रूट टू। ठीक है, और ये टेंशन है, इधर भी टेंशन है। ठीक है, इफ द एक्सेलरेशन सिस्टम इज g बाई रूट टू देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस, रेशियो ऑफ द मासेस हमसे पूछा है, रेशियो ऑफ द मासेस पूछा है। ठीक है, तो अच्छा एक तरीका तो बहुत सिंपल है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है नेट ड्राइविंग फोर्स, तो नेट ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। होगा नहीं होगा, नेट ड्राइविंग फोर्स। एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है मैं, क्या दे रखी है, g बाई रूट टू, जी बाई रूट टू, जी बाहर आ गया, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये g से g काट देंगे और m1 m2 का रेशियो निकाल लेंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि होना ही है। एक और चीज देखिए, ध्यान से देखना, इस सवाल में ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, इस सवाल में ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। आप देखिए, मैं यहाँ पर ऑप्शन लिखता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, मैं ऑप्शन लिखता हूँ। ऑप्शन क्या कहते रखें, 1 प्लस रूट 5, वहां पर पेन नहीं चलता मैडम, मैं आपको वहीं पर करके दिखाता, रूट 5 माइनस 1, ये तो पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। तीसरा ऑप्शन है 1 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 2 माइनस 1। फोर्थ ऑप्शन है रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। क्या पूछा है आपसे, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना तो मैं दोबारा बना देता हूँ उसको। 1 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 5 माइनस 1। हमसे रेशियो पूछा है m1 अपॉन m2 का, हमसे रेशियो पूछा है m1 अपॉन m2। आप देखिए, इन ऑप्शन को देखते ही दिमाग चलना चाहिए, इन ऑप्शन को देखने के बाद तो आपको सवाल को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ऑप्शन को देखते लग रहा है अरे यार इसने ऑलरेडी दे रखा है कि m2 तो m1 से बड़ा है, यानी कि m1 अगर m2 से बड़ा है, m2 m1 m1 से बड़ा है, तो m1 अपॉन m2 की जो वैल्यू होगी तो लेस देन 1 ही होगी ना यार। अगर डिनोमिनेटर में भारी चीज है और न्यूमरेटर में हल्की चीज है तो m1 अपॉन m2 तो लेस देन 1 होगा। आप ये ऑप्शन देखिए, 1 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 5 माइनस 1, क्या इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी या कभी भी नहीं, इसकी वैल्यू लेस देन 1 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसको देखिए आप, इसको बाद में देखेंगे, चले इसको देखिए, रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, रूट 5 प्लस 1 इसकी वैल्यू जो आएगी, और रूट 2 माइनस 1, अरे रूट 5 की वैल्यू कितनी आएगी, अप्रॉक्सीमेटली 2.2 2.3 कुछ आएगी, और इसको ऐड करेंगे तो 3.3 जाएगा। रूट 2 माइनस 1, ये वैल्यू तो हमेशा ही ग्रेटर देन 1 आएगी, इसको तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसको देखिए, ये वैल्यू भी हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। अरे बाबा एक ही ऑप्शन रह गया, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शनल एलिमिनेशन मेथड से सवाल सॉल्व हो गया। रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, वो नेट ड्राइविंग फोर्स पे लगाने की जरूरत नहीं। तो कई बार आपको ऐसे सवाल दिख जाएंगे जिसमें बहुत सिंपल ना कॉमन सेंस लग रहा है, इसने ऑलरेडी दे रखा है कि m2 भारी है, अगर m2 भारी है तो इसमें एक ही ऑप्शन फिट हो रहा है और कोई ऑप्शन फिट ही नहीं हो रहा। ठीक है, आपको प्रॉपर मेथड आना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कई बार सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो ये देखिए सवाल, और 86% लोगों ने सही किया, ऑब्वियसली इजी सवाल था, तो ये आराम से इजी सॉल्व भी हो गया।
A heavy box of 50 kg is moving on a horizontal surface. If the coefficient of the kinetic friction between the box and the horizontal surface is 0.3, then the force of the kinetic friction. तो हमें मालूम है कि एफ के इक्वल टू होता है म्यू के और एम जी म्यू के एम जी. तो म्यू के की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? म्यू के की वैल्यू दे रखी है 0.3, ठीक है. और मास कितना दे रखा है? 50 kg और जी तो 10 ले लेते हैं, चलो 10 ले लेते हैं. तो 0.3 इंटू 500, 0.3 इंटू 500. अब इसमें जरा दिमाग में लगाइए, देखिए 500 को 3 से मल्टीप्लाई किया, अप्रॉक्सीमेटली 150 न्यूटन आ रहा है ना. अब यहाँ पर आप मैंने इसने जी 9.8 लिया होगा, मैंने तो जी 10 लिया है. देख लीजिए ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये बहुत कम हो गया, ये बहुत कम हो गया. ये क्लोजेस्ट ऑप्शन दिख रहा है 147 न्यूटन. दिमाग ही नहीं लगाना ज़्यादा कुछ. 80% लोगों ने सवाल सही किया. ओके, एक और सवाल देखते हैं. A wooden block of mass 5 kg rests on a soft horizontal floor. When the iron cylinder of mass 25 kg is placed on the top of the block, the floor yields and the block and the cylinder together go down with an acceleration of 0.0 meter per second square. तो देखिए क्या हो रहा है. ये 5 kg का एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है. इसके ऊपर मैंने एक सिलेंडर का ब्लॉक और रख दिया, ये सिलेंडर का ब्लॉक और रख दिया, है ना. इसका मास है 25 kg, इसका मास है 25 kg. और उसके रखने के बाद फ्लोर टूट गया, तो इसने कितना mg लगाया होगा? इसने करीब जो इसका जो mg लग रहा होगा इस पे, ये कितना लग रहा होगा? 300 न्यूटन का mg लग रहा होगा. इसने जितना mg लगा रहा होगा 300 न्यूटन का, यही हुआ होगा 300 न्यूटन का लगा रहा होगा. लेकिन यहाँ पर हमें g दे रखा है. क्या हमें g दे रखा है? ओके, तो हमें g को मानना पड़ेगा 9.8 है, ठीक है. तो मास तो 30, एक तरह से ये हो गया मास 30 kg का मास हो गया, ठीक है. तो इसका जो mg होगा वो हो जाएगा 30 इंटू 9.8, 30 इंटू 9.8. और ये जितना 30 इंटू 9.8 हो गया, ठीक है. और हमसे पूछा है कि एक्शन फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑन द फ्लोर. तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी 30 इंटू 9.8 माइनस एन इक्वल टू 30 इंटू 0.1. इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 9 3 जा 27, 294 माइनस एन इक्वल टू 3. तो एन इक्वल टू जाएगा 291 न्यूटन. एन इक्वल टू जाएगा 291 न्यूटन. तो यहाँ पर जी की वैल्यू आपको 9.8 लेनी पड़ेगी क्योंकि आपको कुछ दे नहीं रखी. यहाँ पर क्लोज ऑप्शन है 291 एंड 294. यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है. मैं भी जब ये सवाल कर रहा था आपकी प्रैक्टिस में, तो मैं जल्दबाजी में 294 टिक कर दिया था, लेकिन इसका आंसर 291 न्यूटन है क्योंकि आपको जी 9.8 लेके सॉल्व करना होगा, ठीक. आइए अगला सवाल करते हैं. तो ये वाला जो सवाल है, ये हम 3 ब्लॉक हैं, मास 6 kg 4 kg. एक बार मैं चाहूँ तो उसको ऊपर बना लेता हूँ, ठीक है. हाँ, 3 ब्लॉक्स हैं 4 kg. ये पुली है, ये यहाँ पर इसका एक्सेलेरेशन हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन चल रहा है. यहाँ पर 3 ब्लॉक लटके हुए, एक लटका हुआ है 4 kg का, एक लटका हुआ है 6 kg का, एक लटका हुआ है 10 kg का. तो 4 6 और 10 kg. इसमें टेंशन T1, इसमें टेंशन T2, इसमें टेंशन T3, ये दे रखा है. अच्छा, हमसे टेंशन पूछिए रोप 1 में. ये रोप 1 है, ये रोप 2 है और ये रोप 3 है. इसमें हमसे टेंशन पूछिए. तो हमें मालूम है कि जब पूरे के पूरे ब्लॉक ऊपर जा रहे होते हैं तो T1 की जो वैल्यू होती है, अगर मैं बेसिकली इसका अगर एफबीडी बनाता हूँ, उसका, तो लेट्स से कि एफबीडी बनाता हूँ मैं इसका, अगर एफबीडी बनाता हूँ तो कंबाइंड मास ले लेता हूँ. कंबाइंड मास मतलब 4 kg 6 kg 10 kg, तो ये हो गया 20 kg. ये जा रहा है T1 से ऊपर, ठीक है. और नीचे लगेगा 200 न्यूटन का mg. और ओवरऑल एक्सेलरेशन है इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का. तो इसकी इक्वेशन को एफबीडी को कैसे लिखूंगा? T1 माइनस 200 इक्वल टू 20 इंटू 2, यानी कि T1 इक्वल टू जाएगा 240 न्यूटन, ठीक है. दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हमें इसका आंसर जो होगा वो टाइप करना पड़ेगा 240. लेट्स सी हमारा आंसर सही है या नहीं. तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है. इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. एक 2 kg का ब्लॉक है, वो स्लाइड करना शुरू कर देता है विच इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है. द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस. हमें एंगल ऑफ रिपोज पढ़ाता है कि एंगल ऑफ रिपोज वो होता है जिस जगह पे जाके, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? ये एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू वो एंगल होता है जिस पे ये अपनी ग्रेविटी की वजह से स्लाइड करना शुरू कर देता है.
ये अपनी ग्रेविटी की वजह से शुरू स्लाइड करना शुरू करता है, और वो हमने पढ़ा था म्यू एस इक्वल टू होता है इसमें टेन थीटा, म्यू एस इक्वल टू होता है टेन थीटा। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पूछा है हमसे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पूछा है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टेन थीटा यानी कि 1045 डिग्री 1, तो म्यू एस इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। तो अगर आपने एंगल ऑफ रिपोज में कोई डाउट हो तो आप मेरा जो एनएलएम की सीरीज है उसमें जाके आप देख सकते हैं एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ठीक है। और इसको 70% लोगों ने सही किया। आइए, A wooden block initially at rest on the ground is pushed by a force which increases linearly with the time। तो एक फोर्स है जो लगातार इंक्रीज हो रहा है विद टाइम के साथ, और आपसे पूछा कि कौन सा कर्व होगा जो बेस्ट डिस्क्राइब करेगा। तो फोर्स इक्वल टू तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ सीखता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू जाएगा एफ अपॉन एम, और एक्सेलरेशन जो है वो टाइम का फंक्शन है, यानी कि इसको बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन एक टाइम का फंक्शन है, नहीं फोर्स एक टाइम का फंक्शन है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो फोर्स को मैं ऐसे भी लिखता हूँ कांस्टेंट रखा हूँ तो एक्स टी, तो एक्स टी अपॉन एम। तो ये भी बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन इज आल्सो है टाइम का फंक्शन, तो एक्सेलरेशन भी टाइम का फंक्शन है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए लीनियरली बढ़ेगा, यहाँ पर लीनियरली नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर लीनियरली बढ़ तो रहा है लेकिन शुरू में बहुत देर तक जीरो है, यहाँ पर लीनियरली बिल्कुल जो परफेक्ट कर्व है वो हमें मिल रहा है, ठीक है। तो अच्छा सवाल है, ठीक है, थ्योरेटिकल सवाल है, और आप देख सकते सिर्फ 59% बच्चे ही इसको सही कर पाए। तो ये जो ग्राफ वाले सवाल होते हैं कई बार बच्चों को तकलीफ देते हैं। ओके, A cricket player catches a ball of mass 120 gram moving with a 25 meter per second speed. If the catching process is completed in a 0.1 second, the magnitude of the force exerted by the ball on the hand of a player. तो ये तो बहुत सिंपल है, F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लगा देंगे, ठीक है। डेल्टा पी 120 ग्राम इंटू 10 की पावर -3, फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा क्योंकि बॉल को कैच कर लिया, ठीक है। तो ये तो मास हो गया इंटू 25 मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम हो गया 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, तो 12 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -1, तो ये हो गया 30 न्यूटन, ठीक है। तो इसमें तो कोई सवाल में कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, 77% लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ है। आइए, ये भी बहुत इजी सवाल है। मैं कह रहा हूँ ना कि आप अभी हमने 20 सवाल करे होंगे, इसमें 2 या 3 सवाल ऐसे होंगे जो टफ होंगे, लेकिन बाकी जो सवाल है ये हमारा जेई मेन 2024 का सवाल कर रहे हैं फरवरी शिफ्ट का। तो हम बिल्कुल लेटेस्ट सवाल जो आपको मिल रहे हैं जिनकी हम आपको यहाँ प्रैक्टिस कराते हैं। तो एक मास है, उस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, 2 फोर्स लग रहे हैं, द एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो दोनों फोर्स का टोटल कर लीजिए, दोनों फोर्स का टोटल हो जाएगा 5i + 3i 8i, 8j - 4j 4j, 7k - 4k 4k, टोटल मास कितना है 4 kg। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 2i + j + k। अब ये तो क्या है, मतलब बिल्कुल ही इसको भी सिर्फ 77% लोग ही सही कर पाए, दिस इज शॉकिंग। जिसमें सिर्फ फोर्स को ऐड करके मास से डिवाइड करना था उसको भी इतने से ही लोग सही कर पाए। ये भी एक सवाल है, एक ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04, है ना। तो हम इस चाहे तो इस डायग्राम को एक बार बना लेते हैं। इसका मास है 20 kg, है ना। यहाँ पर कुछ म्यू लग रहा है, यानी कि यहाँ पर एफ के लगेगा, मूविंग हो रही है बॉडी, ओके। यहाँ पर मास है 6 kg, तो जो नीचे वेट लगेगा 60 न्यूटन का लगेगा। अब मैं बोला हुआ है कि इसका एक्सेलरेशन सिस्टम में निकालना है, ओके, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो क्या मैं ऑप्शन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये, ओके, ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो नेट ड्राइविंग फोर्स देखिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, नेट ड्राइविंग फोर्स। नेट ड्राइविंग फोर्स तो हो गया 60 न्यूटन, लेकिन एक फोर्स ऐसा होगा रिटार्ड फ्रिक्शन जो होगा पीछे की तरफ काम कर रहा होगा, पीछे की तरफ काम कर रहा होगा, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू के, फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, मैं यही कैलकुलेट करता हूँ, फ्रिक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना दे रखा है 0.04, और नॉर्मल कितना इसका 200 न्यूटन। तो इसको सॉल्व किया तो 8 न्यूटन, यानी कि एफ के यानी कि 60 न्यूटन नीचे लग रहा होगा और पीछे की तरफ 8 न्यूटन लग रहा होगा। तो नेट ड्राइविंग फोर्स जाएगा 60 - 8। क्या ये समझ में आया, 60 - 8, और इन दोनों का मास जो जाएगा कंबाइंड मास 26 kg। तो क्या जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। अच्छा सवाल है, ठीक है। मैं बोलूँगा कि ईजी बोलूँगा मैं इस सवाल को जेईई मेन की पर्सपेक्टिव से,
बहुत ही इजी सवाल है और ये तो बिल्कुल सही होना ही चाहिए था। और आप भी देख भी सकते हैं कि इस सवाल को 69% लोगों का ये सही हुआ है। आइए, ये सवाल अपन पहले भी कर चुके हैं, ये दोबारा आ गया इसी तरह से कि आपके पास ये एक M2 मास लटका हुआ है, ये एक M1 मास लटका हुआ है, ये M1 मास लटका हुआ है, ये M2 मास लटका हुआ है और आपको G दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया G/8। हम मान लेंगे कि M2 इज ग्रेटर देन M1, मान लेंगे कि M2 इज भारी है M1 से, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, टेंशन दोनों में सेम है, ठीक है। नेट ड्राइविंग फोर्स हो जाता है M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2 और इसकी वैल्यू पुट कर दी G/8, G से G कट गया और घुमा फिरा लो उसको, मेरे ख्याल से 9/7, 7/9 इस तरह का कुछ आता है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। और ये तो बहुत ही इजी सवाल है, अपन इसको पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट, ये एक अच्छा सवाल है, इसको समझने की हमें जरूरत है। ए ब्लॉक ऑफ 5 kg प्लेस में रफ इंक्लाइन प्लेन, ओके। तो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से बहुत क्लियरिटी आ जाती है कि हम क्या करना चाहते हैं। 30 डिग्री का एंगल दे रखा है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास है 5 kg और म्यू दे रखा है 0.1, म्यू दे रखा है 0.1, म्यू 0.1 दे रखा है। F1 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप। अगर मुझे F1 जो फोर्स है वो है जो ब्लॉक को ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो F1 की जो वैल्यू होगी, देखिए एक तो इसमें नीचे जो ड्राइविंग फोर्स काम कर रहा होगा वो काम कर रहा होगा। देखिए अगर मैं इसको बनाता हूँ ब्लॉक को, अगर ब्लॉक को मैं यहाँ बनाता हूँ तो एक तो लग रहा होगा mg sin थीटा, ठीक है, वो नीचे की तरफ लग रहा हूँ। अच्छा, जब भी मैं ब्लॉक को ऊपर पुश करने की कोशिश करूंगा तो फ्रिक्शन जो लगेगा उसकी वैल्यू जाएगी म्यू एन, यानी कि म्यू mg cos थीटा, ये फ्रिक्शन लगेगा। क्या ये क्लियर है? अगर मैं ब्लॉक को ऊपर भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ब्लॉक को ऊपर भेजने की कोशिश कर रहा हूँ तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, यानी फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। तो जो F1 होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, ये तो हो जाएगी F1 की वैल्यू। क्या ये समझ में आया? ये तो हो जाएगी F1 की वैल्यू, ठीक है। और F2 है टू जस्ट प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। F2 जो फोर्स है वो है जस्ट प्रिवेंट द फोर्स फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, ठीक है। तो देखिए अगर ये ब्लॉक यहां पर रखा हुआ है तो mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है। तो मुझे अगर इसको रोकना है तो इसका नेट फोर्स F2 हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। हमसे क्या पूछा है? दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस पूछा है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जाएगा 2mg sin थीटा, 2mg sin थीटा। अच्छा माइनस करेंगे ना, सॉरी माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे 2 म्यू mg cos थीटा हो जाएगा। F1 माइनस F2 करेंगे 2 म्यू mg cos थीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए 2 म्यू 0.1, m कितना है mg 50, cos 30 होता है √3/2, इनको सॉल्व किया 5 हो गया, 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा आंसर 5√3। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, 5√3। अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत कंसेप्चुअल सवाल है और तभी बहुत कम लोगों का सही हुआ, 50% लोगों का ही ये सवाल सही हुआ है। और आने वाला सवाल तो और भी मैं बोलूँगा कि बहुत ही तगड़ा सवाल है, ठीक है। आइए, ये गिवन अरेंजमेंट दे रखा है, इसमें डबली इंक्लाइन प्लेन है और 2 ब्लॉक से मास m के प्लेस है, 2 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग पासिंग बाय आइडियल। तो पहले तो बना लेते हैं, अपन तो ज़्यादा घबराते नहीं है, अपन तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं, ये पुली है, ठीक है, ये मास m का ब्लॉक है, मास m का ब्लॉक है, कैपिटल मास m, और यहाँ पर स्मॉल m, ये स्मॉल m का ब्लॉक है, ये दे रखा है 53 डिग्री और ये दे रखा है 37 डिग्री। बहुत बढ़िया। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड प्लेन इज 0.25। अच्छा ठीक है, यहाँ पर जो म्यू दे रखा है वो दे रखा है 0.25, दोनों जगह म्यू 0.25 है। द वैल्यू फॉर विच, अच्छा ये m जो दे रखा है, बड़ा वाला m दे रखा है 10 kg, बड़ा वाला m दे रखा है 10 kg, छोटा वाला m की वैल्यू पूछिए। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रखा है। वेरी गुड। और बड़ा वाला ब्लॉक है तो अपन द कोएफिशिएंट द वैल्यू ऑफ m फॉर द
विल मूव डाउन। अच्छा, मूव डाउन यानी कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, टेंशन इधर, टेंशन इधर। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन निकालते हैं कि इस ब्लॉक के लिए अपन एफबीडी बनाते हैं। अगर इस ब्लॉक के लिए एफबीडी बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो अपन इस ब्लॉक के लिए एफबीडी बनाते हैं। अगर मैं इस ब्लॉक के लिए एफबीडी बनाता हूँ, बड़े वाले ब्लॉक के लिए एफबीडी बनाता हूँ, तो कैसे बनाऊंगा? इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे जो लग रहा है वो तो लग रहा है एम जी साइन थीटा, नीचे की तरफ लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा? एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, टेंशन जो है, अगर मैं इस ब्लॉक के लिए एफबीडी बनाता हूँ, बड़े वाले ब्लॉक के लिए एफबीडी बनाता हूँ, बड़े वाले ब्लॉक के लिए एफबीडी बनाता हूँ, तो टेंशन इधर लग रहा है। ठीक है, एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा है? साथ में एक फ्रिक्शन जो होगा वो पीछे की तरफ भी लग रहा है। फ्रिक्शन पीछे की तरफ, बड़े वाले ब्लॉक के लिए एफबीडी बनाया, और तब भी इसका जो एक्सेलरेशन हो रहा है ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है। तो मैं अगर पूरा बनाता हूँ, एम जी साइन थीटा, इसका मास दे रखा है 10 के, इसका मास दे रखा है 10, तो मैं लिख सकता हूँ उसको 100, एम जी को 100, साइन 30, साइन 53, साइन 53, साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5। क्या ये समझ में आया? साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5 माइनस टी, माइनस टी। अच्छा, फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन तो हमेशा अपोजिट लगता है मूवमेंट के, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? फ्रिक्शन की वैल्यू जाएगी म्यू, म्यू कितना है? 0.25, 1/4। एन, एन क्या हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा, एम जी तो हो गया 100, कॉस थीटा, कॉस 53, कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5, कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5। तो अगर इसको अपन सॉल्व किया, 25, 5, 15, यानी कि फ्रिक्शन हो गया मेरा 15। ठीक है, 100 इंटू 4/5 माइनस टी इंटू 15 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 10 इंटू 2। तो यहां से जो मेरा निकला है वो होगा 80 माइनस टी माइनस 15 इक्वल टू 20। ठीक है, तो t इक्वल टू क्या निकला मेरा? तो 80 माइनस टी इक्वल टू निकला मेरा 35, तो t इक्वल टू निकला 45 न्यूटन। तो यहां से मुझे मालूम पड़ा कि टेंशन कितनी है? 45 न्यूटन की टेंशन है। टेंशन कितनी है? 45 न्यूटन की टेंशन है। क्या ये समझ में आया? अच्छा सवाल है, और मेरे ख्याल से जो इंक्लाइन प्लेन में इसका कोई नेक्स्ट लेवल नहीं है। जेई मेन में दिस इज द मैक्सिमम लेवल। अगर आपका टाइम कम है, देखिए हमें ऑलरेडी 3 मिनट 46 सेकंड हो गए, अभी हमने आधा ही 75% ही सॉल्व कर पाए, क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। फिर बहुत अच्छा बच्चा भी होगा तब भी इसको 2 मिनट से कम में तो सॉल्व नहीं कर सकते आप, है ना? ये टाइम टेकिंग सवाल है। तो अब हमारे पास जो दूसरा पार्ट रह गया, दूसरे पार्ट में क्या हो गया? अगर मैं छोटे वाले मास का एफबीडी बनाता हूँ, छोटे वाले मास का एफबीडी बनाता हूँ, तो इधर ये टेंशन इसको पुल कर रही है, इधर इसका एम जी साइन थीटा होगा जो नीचे की तरफ पुल कर रहा होगा, और ये इधर ये फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। ठीक है, और इसका भी जो एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। ये छोटे वाले ब्लॉक का मैंने एफबीडी बनाया। तो टी की वैल्यू तो मेरे पास आएगी। चलो एक बार इक्वेशन बनाते हैं, टी माइनस एम जी, एम पता नहीं है तो ये 10 जी ले लेता हूँ। ठीक है, सॉरी 10 नहीं, कैसे लेता हूँ? 10 एम जी है ना, हाँ, तो 10 एम ले लेता हूँ इसको। 10 एम साइन 37, 3/5, वेरी गुड, ये तो हो गया। फ्रिक्शन की वैल्यू बात करूँ, फ्रिक्शन की वैल्यू बात करूँ तो म्यू, म्यू तो हो गया 1/4, एम जी 10 एम, कॉस थीटा कॉस 37, 4/5। ठीक है, और टी ये तो पता ही है हमें, और ये हो जाएगा 2m। तो इसको सॉल्व करूंगा, 2m इक्वल टू 45। टेंशन की वैल्यू पिछली स्लाइड में कैलकुलेट करती 45, ये हो जाएगा -6m। क्या ये क्लियर है? ये हो जाएगा 4 से 4 कट गया, ये हो जाएगा -2m। और इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो 2m 45 -4m, तो सॉरी -8m ऊपर जाएगा, तो 10m इक्वल टू 45, तो m इक्वल टू जाएगा 4.5 kg। इट्स नॉट वर्थ डूइंग इट। ये करने के लायक सवाल नहीं है। आपके पास ये सवाल तभी करिए जब आपका पास टाइम बच गया है, बिकॉज ये बहुत कैलकुलेटिव सवाल है, और एक भी जगह आपने कोई भी कंपोनेंट में गलती करी तो सवाल गलत हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को तभी करना चाहिए जब आपका लग्जरी और टाइम की। मुझे नहीं लगता कि एग्जाम सेटिंग में ये सवाल अटेम्प्ट करने लायक है एवरेज बच्चे के लिए, ये छोड़ देना चाहिए सवाल। ठीक है, आंसर आ गया, पर जैसे मैंने बताया कि दिस इज नॉट वर्थ डूइंग इट्स द क्वेश्चन। ओके, a coin is placed on a disc, the coefficient of friction between that coin and the disc is mu। तो ये मेरी एक डिस्क है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कहीं पर एक कॉइन को प्लेस कर दिया है, ये मेरा एक कॉइन को प्लेस कर दिया है। ठीक है, उसकी सेंटर से डिस्टेंस है इज आर है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस आर है।
the maximum angular velocity which can be given to the disk so that the coin does not slip away, the coin does not slip away. तो हमें मालूम है कि जो नॉर्मल लगेगा वो तो mg लगेगा, हमें मालूम है कि जो नॉर्मल लगेगा वो तो mg लगेगा, और फ्रिक्शन जी होगा जो कि सेंटीमीटर फोर्स लेगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर्मल या कि म्यू इंटू mg, और ये हो जाएगी mv स्क्वायर बाई आर। सेंटीमीटर फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं होता, या तो उसको यहाँ पर जो दे रहा है वो फ्रिक्शन दे रहा है, ठीक है, या अगर हम रस्सी से बांध के घुमा रहे हैं तो टेंशन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन दे रहा है सेंटीमीटर फोर्स, तो म्यू एम जी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। देख लीजिए क्या क्या कट गया, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। तो अच्छा मैं एंगुलर वेलोसिटी निकालनी, तो म्यू एम जी इक्वल टू लिखूंगा मैं एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, एंगुलर की टर्म में लिखूंगा, एम से एम काट दूंगा, और ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा म्यू जी बाई आर का स्क्वायर रूट, तो म्यू जी बाई आर का स्क्वायर रूट, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। सो अब यहीं पर हम चलिए इसको भी एक बार कर लेते हैं। एक और सवाल है फ्री ब्लॉक से, जो एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे है, 80 न्यूटन से पुल कर रहे हैं, टेंशन निकालनी T1 T2 T3। ये तो बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। 5 kg का ब्लॉक है, ये है 3 kg का ब्लॉक है, और ये 2 kg का ब्लॉक है। 80 न्यूटन की फोर्स से हम इसको पुल कर रहे हैं, इनके बीच में कुछ टेंशन है, T1 T2 टेंशन है, ये निकालनी है हमें। पहले तो अपन कंबाइंड एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। कंबाइंड एक्सेलरेशन होता है नेट ड्राइविंग फोर्स 80 न्यूटन, टोटल मास कितना हो गया 10 kg, क्योंकि 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया। तो अगर T1 निकालना है, तो T1 का अलग से एफडी बना लीजिए, ये T1 हो गया, एक्सेलरेशन हो गया A इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो T1 इक्वल टू जाएगा 5 इंटू 8 40 न्यूटन। दूसरे को निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में कुछ और दे ही नहीं रखा, सिर्फ एक जगह दे रखा है 40 न्यूटन, बाकी सब जगह कुछ कुछ अलग अलग कहानी दे रखी। तो आगे कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जल्दी सवाल करना है। और आप देखिए 1 मिनट 4 सेकंड में तो हमने समझा भी दिया, ठीक है। तो ये समझ के काम हो सकता है। अगला सवाल, एक लास्ट सवाल हम और देख लेते हैं। A block of mass m is placed on a surface having a vertical cross section by y equal to x square by 4. If the coefficient of friction is 0.5, the maximum height which the ground at which the block can be placed without slipping. Again ये एंगल ऑफ रिपोज का सवाल है, ये पैराबोला हो गया। यहाँ पर कहीं पर अपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है, इसका मास है m, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, तो हमें मालूम है म्यू एस इक्वल टू होता है tan थीटा एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ पर tan थीटा म्यू एस निकालना है अपन को, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। अच्छा मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो हमें ये कर्व दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। tan थीटा निकालना है सबसे पहले। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है dy बाई डी एक्स। tan थीटा क्या होता है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालिए, dy बाई डी एक्स निकालिए, ये हो जाएगा x बाई 2, होगा नहीं होगा, tan थीटा इक्वल टू जाएगा dy बाई डी एक्स x बाई 2, हो गया। अब आप अगर म्यू एस आपको दे रखा है 0.5 और ये हो गया x बाई 2, तो x की वैल्यू तो आ गई 1। अगर x की वैल्यू 1 आ गई, हमसे तो पर ये हाइट पूछ की मैक्सिमम हाइट ग्राउंड की किस मैक्सिमम हाइट तक ये बिना फिसले रह जाएगा, ये हाइट पूछी विदाउट स्लिपिंग। इससे ऊपर जाएगा तो स्लिप करेगा, ठीक है, तो हमसे ये हाइट पूछिए। तो हम इस हाइट x की वैल्यू किसमें रख देंगे, तो y इक्वल टू 1/4, ठीक है, यानी कि 1/4 मीटर का आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द क्लोजर ऑफ एनएलएम, है ना। हमने एनएलएम के करीब 20 PYQs लिए, कुछ बहुत इजी लिए, कुछ अच्छे लिए, 2-3 सवाल ऐसे थे जो अच्छे थे, और मैं कोई इस बारे में हेजिटेट नहीं करता। अगर एवरेज बच्चा है तो जिन जिन क्वेश्चन में सवाल में टाइम ज़्यादा लग रहा है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, उनको छोड़ देने में भलाई है, उसमें मत